दोस्तों आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला टॉपिक है कि विद्युत कण संचलन, अर्थात विद्युत कण संचलन किसे कहते हैं, विद्युत कण संचलन की परिभाषा क्या होती है। तो चलिए देखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो विद्युत कण संचलन कोलाइडी कणों पर, जो कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं, तो कोलाइडी कणों पर धनात्मक तथा ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है, जिसमें ये कण विद्युत प्रभाव क्षेत्र में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों के इलेक्ट्रोड अभिगमन की घटना को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। अर्थात इस विद्युत कण संचलन का कहने का तात्पर्य एवं परिभाषा यह है कि जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें कोलाइडी कण होते हैं और कुछ कोलाइडी कण धनात्मक तथा जबकि कुछ कोलाइडी कण ऋणात्मक होते हैं। और जब इसमें विद्युत प्रवाहित किया जाता है और जब इस विलयन में कोलाइडी कणों के विलयन में जो कोलाइडी विलयन है उसमें कोलाइडी कण होते हैं और कोलाइडी कण धनात्मक तथा ऋणात्मक होते हैं, और जब इसमें विद्युत प्रवाह किया जाता है तो ये विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जो जो प्लस है धनात्मक जो आवेश है वो ऋण आवेश की ओर, जबकि यहाँ पर मान लीजिए बैटरी का प्लस है धनात्मक और जबकि ये ऋणात्मक, तो जो हमारे धनात्मक आवेश होते हैं वो ऋणात्मक की ओर गति करने लगते हैं, जबकि यहाँ पर जो ऋणात्मक होते हैं वो धनात्मक की ओर गति करने लगते हैं। तो ये था हमारा कोलाइडी विलयन या वैद्युत कण संचलन। यहाँ पर फिगर भी बनाया गया है जिसमें एक कोलाइडी विलयन है जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश दिए गए हैं। प्लस को एनोड कहते हैं जबकि कैथोड को ऋण आवेश कहते हैं। तो इससे इलेक्ट्रोड से जोड़कर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है कोलाइडी विलयन में। तो जो कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं धनात्मक कोलाइडी कण ऋण सिरे की ओर, जबकि ऋणात्मक कोलाइडी कण बैटरी के धन विभव की ओर गति करने लगते हैं, जिसे हम कोलाइडी कणों का वैद्युत कण संचलन कहते हैं। तो ये था हमारा वैद्युत कण संचलन की परिभाषा और इसका चित्र। अब चलिए हमारा दूसरा टॉपिक है यहाँ पर कि अपोहन। अपोहन किसे कहते हैं, अपोहन किसे कहते हैं, अपोहन की परिभाषा क्या होता है। तो कोलाइडी विलयन में कुछ अशुद्धियां दूर करने के लिए प्रयोग में आने वाली विधि अपोहन कहलाती है। अर्थात कोलाइडी विलयन में जो अशुद्धियां होती हैं उसको दूर करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे अपोहन कहते हैं। अपोहन से कोलाइडी विलयन यदि अशुद्ध है तो उसे फिर से शुद्ध किया जा सकता है। तो कोलाइडी विलयन के अशुद्धियों को दूर करने के लिए अपोहन विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसे इस विधि को हम अपोहन कहते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है कि रच्छी कोलाइड या रक्षण कोलाइड किसे कहते हैं। विद्युत अपोहन ये बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है और रच्छी कोलाइड या रक्षण कोलाइड ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तथा यह भी बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में ही पूछा जाता है। तो अब हमारा टॉपिक रहा कि रच्छी कोलाइड या रक्षण कोलाइड किसे कहते हैं। तो रच्छी कोलाइड या रक्षण कोलाइड जब द्रव विरोधी कोलाइड के विलयन में द्रव स्नेही कोलाइड को मिलाने पर इसका स्कंदन पूर्णतः रुक जाता है। तो इस स्थिति में द्रव कोलाइड रच्छी कोलाइड कहलाता है तथा इस प्रक्रिया को हम रक्षण कोलाइड कहते हैं। तो ये हमारा रच्छी कोलाइड या रक्षण कोलाइड का परिभाषा रहा। अर्थात एक बार देखिए फिर से कि जब द्रव विरोधी कोलाइड के विलयन में द्रव स्नेही कोलाइड मिलाने पर इसका पूर्णतः स्कंदन रुक जाता है। तो द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, तो द्रव विरोधी कोलाइड इसे कहते हैं कि जो जल के संपर्क में आते ही कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, शीघ्र ही कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उसे हम द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। जबकि वे पदार्थ जो जल के संपर्क में आते ही कोलाइडी विलयन बना लेते हैं उसे हम द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। तो इसका परिभाषा हो गया कि जब द्रव विरोधी कोलाइड के विलयन में
द्रव स्नेही कोलाइड को मिलाने पर इसका अंदर पूर्णतः रुक जाता है, तो इस स्थिति में द्रव कोलाइड को हम रक्षी कोलाइड कहेंगे और तथा इस पूरे प्रक्रिया को हम रक्षण कोलाइड कहते हैं। तो ये था हमारा रक्षी कोलाइड या रक्षण कोलाइड का परिभाषा। अब उदाहरण कि जैसे सोना Au के कोलाइडी विलयन में NaCl का विलयन न मिलाकर उसकी जगह जिलेटिन मिलाया जाता है। जो सोना होता है इसके कोलाइडी विलयन में NaCl मिलाया जाता है और NaCl की जगह पर यदि हम जिलेटिन मिला दे तो ये हमारा रक्षी कोलाइड या रक्षण कोलाइड का उदाहरण बन जाता है। ये हमारा टॉपिक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन किसे कहते हैं? वास्तविक विलयन का प्रकार क्या क्या होता है? तो वास्तविक विलयन की परिभाषा, वास्तविक विलयन उन समांग तंत्रों को कहते हैं जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर या 1 एंगस्ट्रॉन से कम होता है। उनके कण दृश्य नहीं होते तथा इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता, उसे हम वास्तविक विलयन कहेंगे। अर्थात वास्तविक विलयन का परिभाषा यह होता है कि जिसमें कोलाइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर या 1 एंगस्ट्रॉन से कम होता है। 1 नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁻9 मीटर होता है और 1 एंगस्ट्रॉन का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। यह हमारा एंगस्ट्रॉन और नैनोमीटर है। तो वह वास्तविक विलयन उन समांग तंत्रों को कहते हैं जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर या 1 एंगस्ट्रॉन से कम होता है और इनके कण दृश्य नहीं होते तथा इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता है। दृश्य नहीं होते मतलब कि देखा नहीं जा सकता, आसानी से दिखाई नहीं दे सकते और इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता। वास्तविक विलयन में इनके कण उपस्थित होते हैं लेकिन 1 नैनोमीटर या 1 एंगस्ट्रॉन से कम छोटे होते हैं, कम होते हैं और इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है। जैसे हमारा यहाँ पर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl के कण या शर्करा, यूरिया इत्यादि, ये सब हमारे वास्तविक विलयन के अंतर्गत आते हैं। तो ये था हमारा वास्तविक विलयन की परिभाषा एवं उदाहरण। अब चलिए अगले टॉपिक्स को देखते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक है निलंबन। निलंबन किसे कहते हैं? निलंबन की परिभाषा क्या होती है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो निलंबन वे कोलाइडी विलयन जिनके विलय के कणों का आकार 100 नैनोमीटर से अधिक होता है, उससे निकाय कहते हैं। उस निकाय को हम निलंबन कहते हैं और यह एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसे हम नग्न आंखों या सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। निलंबन का परिभाषा यह है कि वे कोलाइडी विलयन जिनमें विलय के कणों का आकार, कोलाइडी विलयन में जो होते हैं विलय के कण, उनका आकार 100 नैनोमीटर से अधिक होता है तो उसे हम निलंबन कहते हैं। और निलंबन जो होता है वो हमारा एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें यह नग्न आंखों या सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। अर्थात जब यहाँ पर कणों का आकार 100 नैनोमीटर से अधिक होगा तो ये हमें आंखों से स्पष्ट दिखाई देगा, जबकि ये हमारा 1 नैनोमीटर या 1 एंगस्ट्रॉन से कम रहेगा तो वो हमारा वास्तविक विलयन हो जाता है और इसमें कणों का आकार दृश्य नहीं होते और इसे अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। और लेकिन निलंबन में हमारा कणों का आकार 100 नैनोमीटर होता है से भी अधिक होता है और इसे हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तथा यदि वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।